जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर साइंस की क्लासेस चल रही हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। और इन साइंस के क्लासेस में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक्स हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड क्लास में हैं। आज पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे। ये दूसरा क्लास है साइंस का, ठीक है। आइए तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सवालों से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो लास्ट सवाल था उसमें दिया गया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यानी पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है। तो उसका डायप्टर होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और दिया गया है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, इनको पहले जान लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसमें क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु को आदमी आराम से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। उल्टा है इसमें। जब भी निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और जब दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ना। और जरा दृष्टि दोष में, इस वाले में, इसमें क्या होता है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है और यहाँ पर समाप्त भी हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर का देख पाता है ना ही पास का देख पाता है। तो इसमें ना तो दूर का दिखता है ना ही पास का दिखता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु को नहीं देख पाता। मतलब उल्टा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है ना। तो ये समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, यानी रेडिएशन का जो अमाउंट है उसको नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है ना। पहली बात समझिए कि जो रेडियोधर्मिता है उसकी इकाई होती है बैकुरल। रेडियोधर्मिता की जो इकाई होती है वो बैकुरल होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस द्वारा जो उत्सर्जित हो रहा है रेडिएशन, है ना, जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी मात्रा को किस में मापते हैं। तो उसकी मात्रा को हम लोग मापते हैं क्यूरी में। ठीक है, क्यूरी में मापते हैं। और रेडियोधर्मिता की इकाई होती है बैकुरल। सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर वॉट जो है ये पावर की इकाई होती है, ये वाली, है ना, ये वाली। पास्कल जो है ये आपका प्रेशर का इकाई होता है, यानी दाब का। एम्पियर जो है ये करंट का इकाई होता है, यानी धारा की इकाई होती है, धारा का यूनिट होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल इसमें दिया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल में हम लोग शक्ति की इकाई यानी पावर का यूनिट क्या रखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अश्वशक्ति। अश्वशक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर। जैसे आप लोग मोटर वगैरह जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है ना कि इतने एचपी का मोटर है। ये एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मोटर वगैरह बनता है वो एचपी में बनाए जाते हैं, है ना, यानी हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी की जो वैल्यू होती है वो 746 वाट या फिर जूल पर सेकेंड होता है, क्योंकि वाट जो है वो जूल पर सेकेंड ही होता है ना। या तो वाट कह लीजिए या फिर जूल पर सेकेंड कह लीजिए। समझ में आ गया सभी को। तो 1 HP की वैल्यू 746 वाट होती है। और उद्योग में जो शक्ति की इकाई यूज की जाती है वो है अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। सभी को समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है। तो वाट होता है ना। शक्ति की इकाई, पावर का यूनिट वाट होता है, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक ना। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट, कौन सी इकाई को उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर नॉइज़ जो है यानी कि वॉइस, उसके मापन के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। जैसे जहाँ पे जब आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि शोर अभी इतना ज़्यादा है। खासकर जब धोनी ग्राउंड पे आता है तो क्या होता है कि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा लोग करने लगते हैं, तो वहाँ पे दिखाता है कि इतने डेसिबल का शोर हो रहा है। तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई यूज़ की जाती है। डेसिबल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। सभी को क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, उसी सवाल को कई और तरीके से भी पूछा गया है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर डेसिबल हो जाएगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बोला गया ध्वनि प्रदूषण को, नॉइज़ पॉल्यूशन को
किस पदों में मापा जाता है ना, किस टर्म में मापा जाता है, तो वही होगा, डेसिबल ही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका भी। अब इसमें बोला कि एसआई प्रणाली में, एसआई सिस्टम में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई प्रतिबल होता क्या है। ठीक है, प्रतिबल होता क्या है, रेजिस्टिव फोर्स होता क्या है। तो प्रतिबल होता है दोस्तों कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया में लग रहा होगा, पर यूनिट एरिया में लगने वाला इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल को डिनोट किससे किया जाता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग, ये सिग्मा है, और यहाँ पर ये होता है एफ इंटरनल। ठीक है, एफ इंटरनल यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइड बाई एरिया, पर यूनिट एरिया बोला है ना, इसलिए एरिया हो जाएगा। तो अब इसका देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे इसमें, है ना, ये प्रतिबल है हमारा, इसका यूनिट निकालना है, और कोई भी यूनिट हमारे फॉर्मूले से ही निकल कर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए F जो है फोर्स है, बल है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा बताइए। तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, है ना। डिवाइड में हमारे पास क्या है, एरिया, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, जो SI यूनिट है एरिया का वो मीटर स्क्वायर होता है, तो डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और टर्म में दिया होता, जैसे मान लीजिए कि इस न्यूटन को खोल खाल के दे दिया होता सब कुछ, है ना, तो कैसे बनाते। तो न्यूटन का एक और यूनिट होता है, मतलब फोर्स का एक और यूनिट होता है, क्या होता है भाई, फोर्स होता है एम इंटू ए। तो अगर हम लोग लिखें तो एम का मतलब केजी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है यहाँ पर, और डिवाइड में पूरे का यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म हो जाता, बचता क्या यहाँ पर, तो बचता केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड बचता, मतलब डिवाइड में मीटर और सेकेंड दोनों हो जाते, तो ये एक प्रतिबल का यूनिट और बन जाता। तो यूनिट निकालने आपको आना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो आराम से यूनिट निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगला जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म से है ना। यहाँ पर बोला गया कि निम्न को मिलान कीजिए, कौन सा किस में जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका जो होता है यूनिट, इसका SI यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तो मतलब ये सीधे सीधे ही दिया है, इसका टेस्ला होता है। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का होता है यहाँ पर हेनरी। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये जाएगा सी में, 2 का सी होगा। अब बाकी तीसरा बचा है चुंबक फ्लक्स यानी फ्लक्स का होता है वेबर, यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट का ए है और सेकंड का सी है और थर्ड का बी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी समझ में आ गया। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है ये समझिएगा। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको समझिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी जाने रहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, आप साइंस में पढ़े होंगे n से डिनोट करते हैं, है ना। जब अपवर्तनांक वाला चैप्टर आता है तो वहाँ पे ये दिया रहता है ना, n की वैल्यू हो जाती है साइन r, ठीक है, क्या साइन r डिवाइड बाई साइन i, है ना, क्या साइन आई। आर और आई क्या है, तो आर है आपका रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, अपवर्तनांक कोण, और आई जो है ये है आपका आपतित कोण, मतलब कि इंसिडेंट एंगल है। सभी को समझ में आया। तो ये है एन का फॉर्मूला, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, सॉरी साइन आर डिवाइड बाई साइन आई। अब चूंकि इनका दोनों का अगर देखा जाए तो ये भी थीटा है, ये भी एंगल है, एंगल कट गया, इसका कोई मात्रक ही नहीं बचा, कोई यूनिट ही नहीं बचा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 में। अगला क्वेश्चन तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, वेग को तो मीटर पर सेकंड में, बल को न्यूटन में मापा जाता है और शक्ति को वाट में मापा जाता है। कुछ यहाँ पर और लिखे गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। ऊर्जा यहाँ पर जूल होता है, वेग और ये बता ही चुके हैं, दाब होता है पास्कल, तरंग दैर्ध्य हो गया ये एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है ना।
तो एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है दोस्तों, जिसमें हम लोग लेंथ मापते हैं, है ना, और ये छोटी से छोटी इकाई मापने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है, अब एंगस्ट्रॉम को डिनोट कैसे करते हैं, तो ए के ऊपर ऐसे गोला लगा देते हैं, ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना, 10 टू द पावर -10 मीटर, ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। सभी को समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी इकाई यानी किसका यूनिट एनर्जी की यूनिट के समान है, एनर्जी की इकाई के बराबर होता है किसका, तो कार्य का होता है दोस्तों। कार्य और एनर्जी इन दोनों का यूनिट होता है जूल के बराबर। सभी को समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे शक्ति मतलब पावर, तो पावर का तो बहुत बार बता चुके हैं, पावर का क्या होता है, वाट होता है। घनत्व, घनत्व का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है ये जान लीजिए, है ना, क्योंकि बल का भी आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। डेंसिटी होता है, डेंसिटी आपका होता है m/v, है ना, m/v, ठीक है। m का मतलब मास और v का मतलब वॉल्यूम, ठीक ना। तो यहाँ से डेंसिटी का जो यूनिट बना, है ना, जो यूनिट यहाँ पर डेंसिटी का बना वो कितना बन जाएगा बताइए। तो मास का तो हो गया केजी, है ना, केजी, और डिवाइड में ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को होता है मीटर क्यूब, है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो केजी पर मीटर क्यूब होगा। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ये तो क्लियर है, सभी को क्लियर है, बहुत ज़्यादा बार बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है मतलब यूनिट लेस है वो। तो घनत्व का तो अभी बताए हैं, इसका होता है। विस्थापन, ये भी एक डिस्टेंस है तो इसका मीटर होता है। दाब हो गया, प्रेशर, ये पास्कल होता है इसकी यूनिट। सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये रिलेशन बताता है ना, ये रिलेशन बताता है। ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ही होता है। मतलब जैसे हम कहें कि अगर कांच की डेंसिटी हमको निकालनी है तो हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ये होता है। तो कांच की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो कांच की डेंसिटी, कांच की रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालें तो हो जाएगा ऊपर में डेंसिटी ऑफ ग्लास, है ना, मतलब ग्लास की डेंसिटी, ग्लास की डेंसिटी, और डिवाइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वाटर की डेंसिटी, है ना, वाटर डेंसिटी, ये हो जाता है। तो ये रिलेटिव है, ये सापेक्षिक है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, यानी कि कोई यूनिट नहीं बचता, सब कट पड़ जाता है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी जो रिलेटिव डेंसिटी है, सापेक्षिक घनत्व है, ये यूनिट लेस होता है दोस्तों। समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, ठीक है। अब सुनिएगा इसको ध्यान से। देखिए, जो करंट होता है, करंट का एक फार्मूला होता है, करंट का एक फार्मूला होता है, आई से डिनोट करते हैं करंट को, ये होता है Q डिवाइड बाई T। अब ये Q क्या है, तो ये है आपका चार्ज यानी कि आवेश, है ना, ये है आपका चार्ज, और ये है आपका टाइम, क्या है, टाइम है। सभी को समझ में आया। अगर यहाँ से Q का वैल्यू लिखना चाहें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, है ना, IT हो जाएगा। I मतलब एम्पियर यानी धारा, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इनटू इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड हो जाता है। तो एम्पियर इनटू सेकंड किसका यूनिट बन गया, आवेश का बन गया, यानी कि चार्ज का बन गया। तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होगा, यानी चार्ज का यूनिट होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, ये जो चार्ज है इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं। कूलाम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। हिंदी में कूलाम लिखा जाता है, ऐसे इस टाइप से हम लोग कूलाम लिखते हैं, है ना। ये कूलाम होता है चार्ज का एक और यूनिट, और दूसरा यूनिट क्या है यहाँ पर, एम्पियर इनटू सेकंड। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 42। सामान्यतः गैलन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए बिल्कुल भी नहीं, है ना।
गति के लिए तो नहीं यूज़ किया जाता। एक कंटेनर के लिए बिल्कुल नहीं। आयतन की माप के रूप में बिल्कुल इसके लिए यूज़ किया जाता है ना। और 1 गैलन जो होता है कितने के बराबर होता है? 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो ये आयतन के मापन के लिए यूज़ होता है। भाई लीटर किसके लिए यूज़ होता है? वॉल्यूम मेज़र करने के लिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि इसमें इतना लीटर पानी है, तो वॉल्यूम बताता है ना, ठीक है, पानी का वॉल्यूम बताता है। तो गैलन भी पानी का वॉल्यूम ही बताता है। गैलन, 1 गैलन होता है 3.785 लीटर के बराबर। सभी को समझ में आ गया? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इसमें, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मापने के लिए। जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में दूरी हो गया, है ना। सूरज से पृथ्वी तक की दूरी मापने के लिए हो गई, तो वो हम लोग बताते हैं किसमें? प्रकाश वर्ष में, यानी कि लाइट ईयर में। कल के सेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर, है ना। पार्सेक में भी हमने डिस्कस किया था कि 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। पार्सेक भी आपका दूरी मापने के लिए ही यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। पेटामीटर अलग चीज़ है, पर्स्क्स ये अलग चीज़ है, हब्बल की लंबाई ये अलग चीज़ है ना। इनके बारे में फिर आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, ये सवाल तो पिछले सेशन में बहुत ज़्यादा मिल चुका था, है ना। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आई, दबाव की एसआई मात्रक यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का हम बता चुके थे। प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आइए देखें यहाँ पे इसमें बोला गया खाली स्थान है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर से है, ठीक है। क्या होगा? लाइट ईयर से है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दोस्तों, है ना, AMU, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर कब यूज़ किया जाता है? लाइट ईयर तब यूज़ किया जाता है जब दूरी बहुत ज़्यादा हो, दूरी बहुत ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एंड्रोमेडा जानते हैं ना, कि हमारा जो नियरेस्ट पड़ोसी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा से हमारे पृथ्वी की दूरी अगर मापनी हो तो हम लोग लाइट ईयर में चले जाते हैं, है ना, मतलब लाइट ईयर्स में उसको मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, बल की इकाई यानी फोर्स का, तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स इक्वल टू ma होता है, ma ये तो बता ही चुके हैं, F इक्वल टू ma होता है। m का मतलब kg और a का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। -2 लगा है, इसका मतलब पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा ये, ठीक है। आगे चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, बल की एसआई यूनिट बहुत बार पूछा जा चुका है ना, सिंपल सा सवाल है, आप लोग जानते हैं, न्यूटन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। अब यहाँ पर जो केल्विन दिया है, ये केल्विन आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है, यानी ताप का मात्रा को होता है। पास्कल जो है दाब का होता है, और वोल्ट आपका यहाँ पे वोल्टेज का होता है, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, है ना। कौन सा इकाई और उसका यहाँ पे सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए, फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है हिंदी में क्या कहा जाता है ना। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ही होता है, ये सही है, मतलब ये सही है। फिर है प्रेशर का पास्कल होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये सीमेंस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये सीमेंस होता है ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है ना, हमने बता चुका है अभी, ठीक है। तो ये आपका गलत है, मतलब यही पूछा गया है इसमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 50 पर।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विस्थापन की एसआई यूनिट। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा एक दूरी ही है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर मीटर हो जाता है, लेंथ है ये, है ना। विभवांतर की एसआई यूनिट यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, वोल्ट कहिए, वोल्टेज कहिए, कुछ भी कहिए, यही होता है। चुंबकीय फ्लक्स हो गया, है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, बता चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। और हेनरी किसका होता है, हेनरी भी हम आपको बता चुके हैं। तो हेनरी होता है यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कह लीजिए या म्यूचुअल इंडक्टेंस कह लीजिए, उनका हेनरी होता है, ठीक ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है शक्ति का। ये तो सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, या और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमने पिछले क्लास में भी ये चीज़ बताया था कि जो एक जूल होता है दोस्तों, है ना, ये जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट होता है या फिर वर्क का यूनिट होता है, काम का। तो एक जूल जो होता है ये होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर, 10⁻⁷ अर्ग। अब अर्ग क्या है, तो अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है ना, यानी कि ऊर्जा की इकाई इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम होता है, मापन के कई सारे सिस्टम होते हैं, है ना। एक एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, और फिर आता है आपका स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। लेंथ की यूनिट हम लोग सेंटीमीटर लेंगे, और मास का यूनिट ग्राम लेंगे, और यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड लेंगे। तो ये सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट होता है वो अर्ग होता है ना। क्लियर हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, जी के मान की एसआई यूनिट वही है जो निम्न में से किसकी इकाई है उसी के बराबर है। अब जी पहले होता क्या है, तो जी होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चूंकि ये एक्सेलरेशन ही है यानी कि त्वरण ही है, तो त्वरण के बराबर ही इसका भी ऐसा ही यूनिट होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है त्वरण के यूनिट के बराबर, जो कि है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी को समझ में आया। हाँ, जी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो 9.8 है ये पृथ्वी के लिए है ना, पृथ्वी पर इतना होता है, और जगह जाएंगे दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर है सभी को। अच्छा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसमें यहाँ पे बोला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट है, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि भाई इसकी किसकी एसआई यूनिट है ना। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पढ़ते हैं जब हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं, देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, अच्छे से बता रहे हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, अगर ये r डिस्टेंस पर स्थित हैं तो इनके बीच म्यूचुअल फोर्स लगता है ना। ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींचेगा। m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा और m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन बराबर फोर्स से खींचते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो फोर्स है इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला आता है ये होता है जी m1 m2, ठीक है, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ पर ये जी क्या है, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। अगर हम लोग जी का फार्मूला लिखना चाहें तो जी का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा एफ, आर इधर से जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में m1 m2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, m1 m2। अब यहाँ से इसकी यूनिट निकालिए, यूनिट क्या होगा, ये है न्यूटन, ठीक है, ये क्या है, न्यूटन है, फोर्स न्यूटन। ये आर है, आर मतलब डिस्टेंस का मीटर है, तो मीटर स्क्वायर दिया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइड में क्या है m1 m2 है तो केजी है ना,
केजी होगा तो केजी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही पूछा गया था। तो ये किसका यूनिट होता है? आपका जी का यूनिट होता है। जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को समझ में आया? जी का एक वैल्यू भी होता है, इस कैपिटल जी, ये स्मॉल जी अलग है, कैपिटल जी अलग है। इसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ये डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है ना। इसका विमेय सूत्र यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये m-1 और t-2 ये होता है इसका विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में ही बताए थे। इसका होता है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रेजिस्टिविटी होता है यहाँ पर रो, है ना, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर। भार की एसआई यूनिट किसकी एसआई यूनिट के बराबर होती है? तो ये होता है बल। हमने कल मास और वेट यानी भार और द्रव्यमान दोनों में डिफरेंस बताया था। जो भार होता है दोस्तों वो होता है आपका बल, जो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर पृथ्वी कितना फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, वो उसका भार कहलाता है ना। तो भार जो है यानी वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है, एक तरह का बल है ना। तो जब बल है तो उसका एसआई यूनिट कितना होगा? बल के बराबर ही होगा यानी न्यूटन होगा। तो भार यानी वेट, कभी भी ध्यान रखिएगा, वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। वेट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। याद रखेंगे, जो कि बल के एसआई यूनिट के बराबर होता है, ठीक ना। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है चाल यानी कि स्पीड के एसआई यूनिट, है ना। तो मीटर पर सेकेंड होता है, आप सभी को पता है। चाल तो एकदम फेमस है ना, चाल फेमस है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, मतलब समान है? दाब और बल का तो नहीं हो सकता, अलग अलग चीज़ें हैं। बल और गति का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल और उत्क्षेप बल, हाँ, ये दोनों एक ही हैं, है ना। बल उत्क्षेप बल, इन दोनों का यूनिट एक ही होता है, न्यूटन होता है। और अभी हमने ये बताया कि बल और भार यानी कि फोर्स और यहाँ पे वेट, इन दोनों का भी एसआई यूनिट सेम ही होता है, न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका भी और इसका भी यूनिट हमारा सेम होगा। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी और डी। सभी को समझ में आ गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और डेली ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस चलेगी, साइंस की हो गया या फिर मैथ का हो गया, साथ में मैथ्स की भी क्लास चल रही है ना। अब साइंस अभी अभी शुरू किए हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा है और आप पसंद भी कर रहे होंगे। लाइक करिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।